एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड इट्स टाइप। देखिए एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कितनी तरह की एग्रीकल्चर होती है। फ्रॉम द एंशंट टाइम एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पहले जो आपने पढ़ा, जो शुरू में आया वो जंगलों में रहता था, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट से अपना खाना लेता था। धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर करना सीखा और फिर वो नदियों के किनारे रहने लग गया। तो कहते फ्रॉम एंशंट टाइम, शुरू से ही। द टर्म एग्रीकल्चर का अपना एक ओरिजिन है, लैटिन वर्ड से आया है एग्रीकल्चर टर्म। एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चरा मीन्स कल्चर और टू कल्टीवेट। एक का मतलब है धरती और दूसरे का मतलब है उससे उगाना। तो एग्रीकल्चर रेफर्स टू द टिलिंग ऑफ फील्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। टिलिंग ऑफ फील्ड मतलब होता है हल चलाना। किसान जब सबसे पहले फार्मर खेती करता है तो प्लो करता है ना, हल चलाता है ना, उसका। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा कमाना। इंडिया में तो 60 से 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में ही हैं, यानी खेती करके ही वो अपना गुजारा करते हैं, कमाते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर में क्या क्या आ जाता है? क्रॉप्स को उगाना, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। एक्चुअली होता क्या है, देखो अगर किसान खेती कर रहा है, अब जैसे गेहूँ उसने की, गेहूँ काटी, तो गेहूँ के उसमें से वो जब विनोइंग और हार्वेस्टिंग करता है तो भूसा बच जाता है ना। तो वो जो भूसा है वो जो एनिमल्स हैं उनके खाने के काम आता है। तो एनिमल्स के खाने के लिए खाना भी है। तो किसान जो हैं खेती के साथ साथ पशुपालन यानी कि जानवरों को भी पालते हैं। गाय, बकरी, जिनसे दूध मिलता है, तो वो बाद में उनको दूध को भी बेचते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो जो वर्ल्ड की अगर आप आधी पॉपुलेशन लो ना 50%, तो वो क्या काम करती है? एग्रीकल्चर का। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की तो 2/3 यानी 70% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या होता है, मतलब किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देखो जैसे अब मैं दिल्ली में हूँ और मैं कहूँ कि जी मैं सेब की खेती का एग्रीकल्चर करूँगी, सेब की खेती करूँगी, मैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी लूँगी, तो भैया दिल्ली का ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे सेब नहीं हो सकता, वो तो हिली एरियाज़ में होता है। तो यानी कौन सी लैंड है, कैसे क्लाइमेट है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ कैसी फसल होगी, कौन सी क्रॉप्स उगेगी। तो वही है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक रीजन मतलब होता है जगह, जगह के एग्रीकल्चर पे असर डालते हैं। कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ सोशल इकोनॉमिक होते हैं। अब आप पढ़ेंगे इन फैक्टर्स के बारे में। पहला है क्लाइमेट। रोल ऑफ क्लाइमेट इज क्रूशियल इन गवर्निंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये ध्यान दिया जाता है किस जगह का कैसा क्लाइमेट है, वहीं पे वैसे ही क्रॉप्स उगती है। और इस क्लाइमेट में 2 फैक्टर्स हैं आपके, टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग क्रॉप्स उगती हैं। और जहाँ बारिश, कहीं कम बारिश होती है, आपने पढ़ा है कैक्टस कहाँ उगता है? डेजर्ट एरिया में, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती। ओके। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो दूसरे फॉरेस्ट होते हैं जैसे पाइन, ये सब पाइन उगते हैं हिली एरियाज़ में, क्योंकि उनकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं नोकीली, स्लांटिंग। तो जैसा एरिया वैसा क्रॉप्स। जैसे क्रॉप्स कोल्ड एरिया में जो उगाई जाती हैं वो दूसरे एरिया में नहीं उगाई जाती, जो मैंने एप्पल का आपको एग्जांपल दिया था। कल्टीवेशन इज पॉसिबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इन इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन। कहते कहाँ आप पूरे साल एग्रीकल्चर कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन, बात एक ही है, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल, यानी वो एरियाज जो इक्वेटर के पास होते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहाँ का। विंटर में विंटर इन कोल्ड रीजन द टेम्परेचर बिकम टू लो। अब अगर आप हिली एरियाज़ में चले जाओ ना, हिमालय में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। कुछ जैसे राइस और जूट जो है उनको ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए वो कहाँ उगते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश
होती है। और मिलेट को बारिश कम चाहिए, तो इसके लिए ड्राई एरियाज़ भी चल जाएंगे। तो क्लाइमेट में आपके आ गया कैसा टेम्परेचर है और कैसी रेनफॉल है, कम है या ज़्यादा है, जो मैंने आपको डेजर्ट का एग्जाम्पल दिया, और टेम्परेचर जो हिली एरियाज़ का एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट आपका आता है रिलीफ फीचर। देखिए, रिलीफ और सॉइल में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलीफ फीचर होता है कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज है या डेजर्ट है। और सॉइल आपने सुनी होगी, रेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। मिट्टी अलग अलग तरह की, क्योंकि मिट्टी जो अलग अलग तरह की होती है उनमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, तो वो उसमें भी फिर अलग अलग तरह की प्लांट उगती है। जैसे ब्लैक सॉइल है, वो लावा से बनती है, लावा होता है ना, इग्निशियस रॉक लावा, और उसमें कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। अब आपके आते हैं रिलीफ फीचर्स पे। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन नोन एज एरेबल लैंड। अब एरेबल लैंड किसे कहते हैं? जहाँ पे खेती हो सकती है। हर जगह खेती नहीं हो सकती। जहाँ तुम्हारे हिली एरियाज़ में जाओ, चट्टानें होती हैं जहाँ, तो उनको खोद के तुम वहाँ पे कर सकते हो, हल चला सकते हो, उनको खोद सकते हो। पत्थर होते हैं तो बिल्कुल वो तो जहाँ पे खेती हो सकती है उसको हम कहते हैं एरेबल लैंड। लो लाइंग लैंड्स सच एज प्लेन्स, रिवर्स, वैलीज, डेल्टाज जो हैं वो बहुत सुटेबल होते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए देन हिली एरियाज। हिली एरिया में इतना आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगा जो आपको ये डेल्टा होती है नदी के पास के एरियाज। ये सारे उन जगह की बात कर रहे हैं जहाँ नदी और नदी के पास का एरियाज, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी मिल जाता है। इन द लो लैंड्स डेंस पॉपुलेशन प्रोवाइड चीप एंड एडिक्वेट लेवल। लो लैंड्स मतलब प्लेन्स वगैरह, लो लैंड्स देन ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, चीप और एडिक्वेट लेबर मिल जाती है, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पे खेतों में जो उगा उसको दूसरी जगह मार्केट में पहुँचाया जा सके। एक पॉइंट ये लिखना भूल गया, नदियाँ भी यहीं से जाती हैं जो इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करती हैं फील्ड्स को। सॉइल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वेरी इन देयर केमिकल कंपोजिशन। ये मैंने आपको बता दिया केमिकल कंपोजिशन, यानी पोटेशियम, नाइट्रोजन, आयरन जो मिट्टी में मिलता है न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों के लिए भी न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। द सॉइल नॉट ओनली सपोर्ट द प्लांट, कहता है वो सॉइल प्लांट को सपोर्ट ही नहीं करती, मतलब उसे सीधा ही नहीं खड़ा रखती, बल्कि एक उसे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट भी देती है। अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टाइप की मिट्टी में उगते हैं, जैसे राइस क्लेई सॉइल में, एलुवियल सॉइल में, और ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए अच्छी है। ये मैं आपको बता चुकी। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं लोगों से रिलेटेड। हम लोग खेतों में फसल अपने आप तो नहीं उग जाएगी ना, हमें जाके ही उगानी पड़ेगी, इंसान को ही मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो कह रहा है लेबर की। अब पैसा भी लगाना पड़ेगा, बिना पैसे के तो नहीं होगी। बीज खरीद के लाओगे, फर्टिलाइज़र खरीद के लाओगे, कैपिटल मतलब पैसा। अब किसान ने अगर खेती कर ली तो खुद घर में तो नहीं खा जाएगा ना सारी, मार्केट में बेचने भी जाएगा, तो उसका मतलब मार्केट की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, ओनरशिप, यानी किसान की अपनी ज़मीन है या उसने किराए पे ली हुई है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि बाद में वो कितना कमाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी। अब कैसे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? अगर आप साइंटिफिक मेथड से यूज़ करोगे, खेती करोगे, तो आपकी खेती ज़्यादा होगी। हो गया ना, साइंटिफिक मेथड यूज़ करके।